अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने आरसी सर्किट की बात करी थी, है ना। और आरसी सर्किट में भी हमने कंसिडर किया था स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब था आफ्टर लॉन्ग टाइम, या फिर टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, या फिर हमने कंसिडर किया था जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो इन्हीं दो केस पे हमने न्यूमेरिकल क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे हम बात करेंगे किसी टी टाइम की। क्लियर क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये भी तुम्हें याद होगा कि टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होता था। टी इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर एक प्लेन वायर की तरह वर्क करता था, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता था, और उस टाइम पे सर्किट में मैक्सिमम करंट पास करता था। अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो अभी हम लोग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे याद होगा टी इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज जीरो था, लेकिन करंट मैक्सिमम पास करता था। और इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता था, तो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होता था और सर्किट में पास करने वाला करंट वहां पे क्या था, जीरो था। देखो है कि नहीं यहां पे। अब डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। सबसे पहला कि मान लो यहां पे एक स्विच है, यहां पे हो गई एक बैटरी। जो भी बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ वहां पे ई। यहां पे एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कितना, आर। फिर यहां पे एक वायर है, साथ में यहां पे एक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी, इसका रेजिस्टेंस भी आर और इसका रेजिस्टेंस भी आर। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास एक आरसी सर्किट है जहां पे तीन रेजिस्टेंस हैं और साथ में वहां पे क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है। क्लियर इतना। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे हम की को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे उसने की को क्लोज किया। अब मैंने क्या लिखवाया था, जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। कैपेसिटर किसकी तरह वर्क करता है, कैपेसिटर वर्क करता है किसकी तरह, एक प्लेन वायर की तरह, टी इक्वल जीरो पे। तो उस टाइम पे अगर बैटरी कुछ आई करंट सप्लाई कर रही है तो आई बाय टू इसमें जाएगा, आई बाय टू इसमें जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वहां पे। अब ये तो हो गया टी इक्वल जीरो पे। तो t इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, जीरो है। अब हम बात कर रहे हैं किसी t टाइम की। अब मैंने क्या बोला था, टाइम के साथ अगर देखोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज आना स्टार्ट करता है। अच्छा, अब चार्ज कैसा आएगा, करंट इधर की ओर जा रहा है तो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। तो टाइम के साथ अगर देखोगे तो टाइम के साथ अब कैपेसिटर पे क्या होगा, चार्ज आना स्टार्ट करेगा। और वहां मैंने क्या लिखवाया था कि जैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज आता है, जैसे ही कैपेसिटर पे वहां पे क्या होगा, चार्ज आएगा, तो कैपेसिटर भी एक तरह से क्या करता है, करंट को अपोज करता है। देखो मैंने बोला था कि इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आरसी सर्किट के। इनिशियली कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह वर्क करता है, बाद में करंट पास करना जीरो हो जाता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है एक तरह से वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहां पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा तो कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। और अपोज कर रहा है इसका मतलब है कि यहां पे करंट अब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो इनिशियली अगर करंट आई बाय टू था तो अब करंट डिक्रीज कर रहा होगा। तो अब किसी टी टाइम पे हमने मान लिया कि करंट पास कर रहा है बैटरी से आई, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q, और कैपेसिटर से करंट पास कर रहा है वहां पे I डैश। अच्छा, अब I डैश करंट अगर कैपेसिटर से पास करेगा तो I माइनस I डैश इस रेजिस्टेंस से क्या हो रहा होगा, पास कर रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है वहां पे, C। अब क्या करो वहां पे, इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करूंगा। बताओ अगर मैं इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करूंगा तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे प्लस ई, यहां पे हो जाएगा माइनस आई आर, यहां पे हो जाएगा माइनस आई डैश आर, हायर टू लोअर माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन 1।
देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, ये तो हो गई तुम्हारी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी? सेकंड इक्वेशन मिलेगी अगर मैं इस पूरे लूप में चलूं, इस पूरे लूप में चलोगे तो लिखोगे E लोअर टू हायर माइनस आई आर, यहां पे करंट के अलोंग तो माइनस आई डैश इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। देखो ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है कि नहीं? तो जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी E माइनस 2IR प्लस आई डैश आर इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। देखो है कि नहीं वहां पे? E माइनस 2IR प्लस आई डैश आर इक्वल्स टू 0। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन से I को एलिमिनेट करना है। तो अब क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2E माइनस 2IR माइनस 2I डैश आर माइनस 2Q बाय C इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने वहां पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? E माइनस 2E, तो ये तो हो जाएगा माइनस E, ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, प्लस 3I डैश आर प्लस हो गया 2Q बाय C इक्वल्स टू 0। अब ध्यान ना, आई डैश क्या है? आई डैश मेरा वहां पे इंस्टेंटेनियस करंट है जो कैपेसिटर से पास कर रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करो, आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो, चेक करो अब आई डैश की वैल्यू क्या होगी। आई डैश जो रहेगा, टर्म को सेपरेट आउट करो, पहले टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो 3I डैश आर किसके बराबर होगा? E माइनस 2Q बाय C। E को उधर लेके जाओ और ये उधर जाएगा तो ये जाएगा E माइनस 2Q बाय C। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी? आई डैश हो जाएगा E इंटू C माइनस 2Q अपॉन 3RC। तो जो भी आई डैश रहेगा, आई डैश हो जाएगा EC माइनस 2Q अपॉन हो जाएगा 3RC। अब ये जो आई डैश है, ये ध्यान ना, आई डैश मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है और जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है उसको हम लिख सकते हैं वहां पे dQ बाय dt। और ध्यान ना, साइन मैंने पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है? क्योंकि टाइम के साथ चार्ज वहां पे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो फिर मैं साइन यहां पे नेगेटिव लेता। तो जब भी हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो वहां पे हम साइन चेक करेंगे कि प्लस dQ बाय dt लेना है या फिर माइनस dQ बाय dt लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है? किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ के बाद हमें कैलकुलेट करना है वो करंट जो कैपेसिटर वाली ब्रांच से पास कर रहा है। फिर उस आई डैश को वहां लिखो dQ बाय dt। अब टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा dQ बाय dt। पहले तो लिखो वहां पे EC माइनस 2Q अपॉन 3RC। अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो EC माइनस 2Q अपॉन dt अपॉन 3RC। अब इसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक? जब t की वैल्यू 0 थी, कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, और t टाइम की बात करोगे तो t टाइम बाद कैपेसिटर पे चार्ज क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। अब इसको यहां पे अगर इंटीग्रेट करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ EC माइनस 2Q। देखो है कि नहीं वहां पे? इसका लॉग हो जाएगा और जो कांस्टेंट रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। किसके बराबर? T अपॉन 3RC 0T 0Q। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, माइनस को उधर लेके चले जाओ, लिमिट पुट करो तो रिजल्ट हो जाएगा लॉग EC माइनस 2Q। लॉग EC माइनस 2Q, बाद में 0, तो ये हो जाएगा EC। देखो है कि नहीं वहां पे? वैल्यू हो जाएगी, लिमिट पुट कर, लॉग EC माइनस 2Q अपॉन हो गया लॉग EC, लॉग M माइनस लॉग N, ये हो जाएगा लॉग M बाय N। उसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2T बाय 3RC। लॉग को उधर लेके जाओ तो रिजल्ट हो जाएगा EC माइनस 2Q अपॉन EC इक्वल्स टू E टू दी पावर माइनस 2T बाय 3RC। देखो है कि नहीं वहां पे?
अब इसको टर्म को सेपरेट आउट करो तो यहां से हमें चार्ज की इक्वेशन मिलती है। अब बताओ चार्ज की इक्वेशन क्या होगी? चार्ज की इक्वेशन हो जाएगी EC/2 1 माइनस ई टू दी पावर -2t बाय 3RC। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो चार्ज पास कर रहा है वो कितना आ गया? चार्ज पास कर रहा है वहां पे CE/2 1 माइनस ई टू दी पावर -2t बाय 3RC। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर पे किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटर पे चार्ज मालूम है, क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है वहां पे कि कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमें मालूम है चार्ज अगर मालूम है तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q/C। तो ये हो जाएगा E/2 1 माइनस ई टू दी पावर -2t बाय 3RC। तो ये किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस वहां पे क्या रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब चार्ज मालूम है, अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो I जो रहता है वो होता है dQ/dt। जो भी I है, I की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी? dQ/dt। अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा? E/2 1 का 0 e टू दी पावर -2t बाय 3RC, तो एज इट इज रहेगा। अब क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे? यहां माइनस है, t का जो कांस्टेंट है, t का जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करो तो -2/3RC क्या दे देगा? 2 बाय, देखो है कि नहीं वहां पे? e टू दी पावर -2t बाय 3RC का e टू दी पावर -2t बाय 3RC, और t का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस। अगले स्टेप में जो वैल्यू रहेगी बताओ अब कितनी हो जाएगी वहां पे? अच्छा, यहां पे c भी था, इसको डिफरेंशिएट कर दो। c से c क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, और रिजल्ट हो जाएगा E/3R। रिजल्ट हो जाएगा E/3R e टू दी पावर -2t बाय 3RC। ये किसी इंस्टेंट पे करंट है। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? E/3R e टू दी पावर क्या हो गया? -2t बाय 3RC। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले किसी इंस्टेंट पे करंट को डिवाइड करो बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, इक्वेशन को सॉल्व करो और कैलकुलेट करो वो करंट जो कैपेसिटर से क्या हो रहा है? पास कर रहा है। फिर उस करंट को क्या लिखना है? उस करंट को लिखो dQ/dt, टर्म को सेपरेट आउट करो, इंटीग्रेट करोगे चार्ज मिलेगा, और चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी टाइम पे करंट मिलेगा। ये I' करंट है, ये वो करंट है जो किससे पास कर रहा है? कैपेसिटर से पास कर रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे? और चेक करो इतना करंट होगा कि नहीं होगा। कैसे अब चेक करोगे? वहां पे t को 0 की वैल्यू पुट कर दो। बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो करंट हो गया E/3R। t इक्वल्स 0 पे ये प्लेन वायर की तरह वर्क करता था, तो ये R तुम्हें याद है पैरेलल में था, तो R/2 R के साथ सीरीज में 3R/2। तो करंट जो था, करंट का फॉर्मूला था E/R इक्विवेलेंट हो गया था 2E/3R। देखो ये था 3R/2 R इक्विवेलेंट था, R/2 पैरेलल R पैरेलल में R/2 R के साथ सीरीज में 3R/2, फॉर्मूला था I = E/R इक्विवेलेंट। ये करंट है। अब ये करंट जैसे यहां पे आएगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करो E/3R बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। अब देखो ये चार्ज की इक्वेशन हमने क्या करी थी? कैलकुलेट करी थी। अब देखो अगर कभी हम आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कभी हम अगर आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जनरल इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन थी Q = Q0 1 माइनस ई टू दी पावर -t बाय टाइम कांस्टेंट।
इक्वेशन जो थी, इक्वेशन थी Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। इस इक्वेशन से जरा इस इक्वेशन को कंपेयर करो जरा, बताओ इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 3RC/2। देखो है कि नहीं वहां पे? तो कई बार ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और पूछता है कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो एक तो तरीका क्या है? एक तो तरीका है कि पहले हमने इंटीग्रेट किया, चार्ज कैलकुलेट किया, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें टाइम कांस्टेंट मिल गया। अब टाइम कांस्टेंट क्या था? तो रिजल्ट याद होगा, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें कैपेसिटर जो रहता था वो कितना परसेंट चार्ज हो जाता था। चेक कर लो वहां पे टाइम कांस्टेंट को हमने क्या डिफाइन किया था? टाइम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया था कि ये वो टाइम था, इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? जब t की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर थी तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन E था। E की वैल्यू कितनी थी? 2.3 समथिंग थी, 0.3। तो अप्रोक्सीमेटली चेक करना, कुछ हमने 63% कुछ डिफाइन किया था वहां पे, है ना? एक बार चेक कर लेना 63 या 67 था। तो वहां पे हमने टाइम कांस्टेंट को क्या डिफाइन किया था? टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें कैपेसिटर अपने इनिशियल क्या होता है 63% वहां पे चार्ज हो जाता था। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? अच्छा, अब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया वहां पे 3RC/2। इसका मतलब है कि इतने टाइम में जो कैपेसिटर रहेगा वो अपने इनिशियल का कितना चार्ज हो गया वहां पे? 67 था या 63 था? एक बार चेक कर लो वैल्यू वहां पे। कितना? 63% बोला था ना वहां पे। तो एक बार ध्यान, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर इनिशियल का 63% वहां पे क्या हो गया? चार्ज कर गया। अच्छा, मैं बोल रहा हूं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं। अब दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखो, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय टाइम कांस्टेंट। अच्छा, Q नॉट क्या था? Q नॉट वहां पे चार्ज था स्टडी स्टेट में। तो सबसे पहले स्टडी स्टेट में आओ, बताओ स्टडी स्टेट की अगर बात करोगे तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता था। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता था और पूरा का पूरा I करंट इस बात को फॉलो कर रहा होगा। अच्छा, अब I की वैल्यू क्या होगी? तो I की वैल्यू हो जाएगी E/2R, ये दोनों सीरीज में। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां पे अगर V1 है तो यहां पे V1, यहां पे V2 तो यहां पे भी V2। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू R। तो R वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E/2। अब वहां पे क्या लिखवाया था? इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका V1, इसका V2। अब बताओ कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V1 माइनस V2। तो चार्ज जो रहेगा वो हो जाएगा C इंटू E/2। देखो यही मैक्सिमम चार्ज है कि नहीं है? तो सबसे पहले हमने स्टडी स्टेट में डायग्राम ड्रॉ किया और कैपेसिटर पे कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम चार्ज कितना है। तो कैपेसिटर पे चार्ज आ गया CE/2। अब वैल्यू पुट कर दो, तो Q जो रहेगा वो हो गया CE/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। अब क्या करना है? अब मैं बोल रहा हूं टाइम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो भी बैटरी है इस बैटरी को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। ये सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी बैटरी है इस बैटरी को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, और प्लेन वायर से रिप्लेस करने के बाद बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस करो, और प्लेन वायर से रिप्लेस करने के बाद इस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो मैंने क्या बोला? बैटरी को एक प्लेन वायर से रिप्लेस करो और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। हमें इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा बताओ, ये V1 ये V2, तो बताओ ये भी V1 माइनस V2, ये भी V1 माइनस V2। तो ये दोनों पहले कैसे होगा? ये दोनों हो गए पहले पैरेलल में।
तो पैरेलल में क्या था, R और R पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2R/2। अब ये जो R/2 रहेगा, चेक करो, हमें इसके क्रॉस कैलकुलेट करना ही नहीं कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों पहले पैरेलल में और इनका कॉम्बिनेशन R के साथ क्या हो गया, सीरीज में। तो टाइम कांस्टेंट जो रहता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर से समझो, बैटरी को ट्रीट करो एज अ प्लेन वायर, कैपेसिटर के अक्रॉस अब कैलकुलेट कर लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट कितना है यहां पे, R इक्विवेलेंट हो गया 3R/2 इंटू सी। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो तो Q हो गया CE/2 1 माइनस e⁻⁻t बाय टाइम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा -2t/3RC। देखो यही वैल्यू है कि नहीं है वहां पे। तो जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो और यहां से चार्ज क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। क्लियर वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम चार्ज क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और ये क्वेश्चन IIT का है। देखो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करवाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट C इज अनचार्ज इनिशियली। तो इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है, यहां पे V, यहां पे स्विच ओपन है, यहां पे एक वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस R1, यहां पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, और यहां पे एक और वायर लगा हुआ है और इस वायर का रेजिस्टेंस वहां पे कितना, R2। अब क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट द कैपेसिटर C इज अनचार्ज्ड एंड स्विच S इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। तो जो भी स्विच है, स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे। अब क्या बोल रहा है, इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, किसी t टाइम पे जो चार्ज है, चार्ज की इक्वेशन दी हुई है q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस e⁻⁻⁻t। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड Q0। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q0 एंड अल्फा। तो बताना है कि Q0 और अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है किसका, जेई मेंस का है 2005 का, और इसके 4 मार्क्स थे वहां पे। अच्छा, अब अल्फा और Q0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो 2 तरीके हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं। हम क्या बोलेंगे, किसी t टाइम पे मान लो बैटरी I करंट सप्लाई कर रही है, करंट का कुछ पार्ट कैपेसिटर में जा रहा है, तो इस पे +Q, इस पे -Q, इस पे I माइनस I'। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया किसी t टाइम पे बैटरी I करंट सप्लाई कर रही है, कैपेसिटर पे चार्ज Q है, और कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट कितना पास कर रहा है, I' पास कर रहा है वहां पे। ये हमने किसी t टाइम पे मान लिया। अच्छा, ये तो हमने किसी t टाइम पे माना है। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करो इस पूरे लूप में। तो क्या लिखोगे वहां पे, +V माइनस IR1 माइनस Q/C इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन आएगी, अगर हम इस पूरे लूप में जाएं तो क्या लिखोगे, V माइनस IR1 माइनस I माइनस I' इंटू R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देखो यही वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करें, वहां पे R1 से डिवाइड कर दो जरा। इस इक्वेशन को R1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा VR1 माइनस I माइनस QR1C इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं वहां पे। हमें क्या करना है, हमें वहां पे
आई को एलिमिनेट करना है, हमें आई को एलिमिनेट करना है और कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वहां पे आई डैश। देखो और भी कोई इक्वेशन यूज कर सकते थे क्या वहां पे, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता वहां पे? एक बार चेक करो, अगर मान लो हम सेकेंड इक्वेशन ये वाली लेते हैं, देखो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता। अगर हम इस इक्वेशन को लेते तो वहां पे क्या लिखते हैं, माइनस आई डैश इंटू R2, और यहां पे जाते लोअर टू हायर प्लस क्यू बाय सी इक्वल्स टू 0। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। इजी करने के लिए मैं कर रहा हूं वहां पे। अच्छा, इक्वेशन 1 को हमने R1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट हो गया V बाय R1 माइनस आई माइनस क्यू R1C इक्वल्स टू 0। यहां पे R2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब यहां पे अगर R2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट होगा माइनस आई प्लस आई डैश प्लस हो जाएगा Q बाय R2C इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें I को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। अब इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी V बाय R1 माइनस Q बाय C, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस आई डैश इक्वल्स टू 0। चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इक्वेशन हो जाएगी वहां पे V बाय R1 माइनस, देखो ये माइनस आई प्लस आई डैश Q बाय C, R2 से डिवाइड किया है ना, प्लस था तो ये हो गया V बाय R1 माइनस आई डैश माइनस Q। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करो, वहां पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 को 1 अपॉन R डैश मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई V बाय R1 माइनस Q R डैश C इक्वल्स टू हो जाएगा I डैश। चेक करो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I डैश की वैल्यू हो जाएगी V R डैश C माइनस Q अपॉन R1 R डैश C। देखो यही I डैश इंस्टेंटेनियस करंट है कि नहीं है। अब जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है उसको हम लिखें वहां पे dq बाय dt। तो जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है I डैश को लिखो dq बाय dt। अब टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करो तो रिजल्ट हो जाएगा dq अपॉन V R डैश C माइनस Q। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे R1 भी आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, V R डैश C माइनस Q R1 अपॉन, तो ठीक है यहां पे हो जाएगा माइनस Q R1 इक्वल्स टू dt अपॉन R1 R डैश C। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब टर्म को सेपरेट आउट करो, इसको इंटीग्रेट करो, टाइम 0 तो 4 0 t टाइम पे Q। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, चेक करना, हो जाएगा माइनस 1 बाय R1 इंटू लॉग V R डैश C माइनस Q R1 0 से Q, और यहां पे क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा R1 R डैश C 0 से लेके t तक। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, R1 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा log V R डैश C माइनस Q R1 अपॉन log M माइनस log N, तो ये हो जाएगा V R डैश C, है ना, इक्वल्स टू माइनस साइन उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस T अपॉन R डैश C। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पर। देखो इतनी वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही वहां पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, लॉग को उधर लेके जाओ,
लॉग को उधर लेके जाओ और टर्म को जरा सिंप्लीफाई करो, तो रिजल्ट हो जाएगा वी आर डैश सी माइनस क्यू आर वन अपॉन वी आर डैश सी ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर डैश सी। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। अच्छा वैल्यू चेक करें वहां पे, वैल्यू अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, वी आर डैश सी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी आर डैश सी किसके बराबर, Q, और इसको R1 से डिवाइड कर दो। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे टर्म को हमने सेपरेट आउट कर दिया, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे, वी आर डैश सी इधर जाएगा है ना, इसको इधर करोगे QR1, तो चेक करो इक्वेशन आ गई वहां पे V C। अच्छा अब R डैश का मतलब क्या है, तो R डैश का मतलब चेक करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है कि नहीं है वहां पे। टर्म को सिंप्लीफाई कर दो, तो R डैश की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, तो R1 R1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो VC R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। R डैश की वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन, ये हो जाएगा R1 R2C। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। R डैश की जगह पुट करोगे R1 R2C और ऊपर जाके R1 प्लस R2। अब इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो हमें अल्फा और Q नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे, कंपेयर करोगे वहां पे, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2C। देखो है कि नहीं यहां पे, तो जो भी अल्फा रहेगा, अल्फा की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 अपॉन क्या हो गया R1 R2C, और Q नॉट को अगर हम कंपेयर करें तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी VCR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यही हमारी वहां पे Q नॉट और अल्फा की वैल्यू थी वहां पे। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू वहां पे। Q नॉट की वैल्यू दी हुई है R2 VC अपॉन R1 प्लस R2, और अल्फा की वैल्यू दी है R1 प्लस R2 अपॉन C R1 R2। तो यही हमारा वहां पे क्या था, आंसर था वहां पे। अच्छा दूसरा तरीका क्या था, क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्ट में सॉल्व करना था, तो हम क्या करते, पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखते। जनरल इक्वेशन क्या लिख दी, जनरल इक्वेशन लिख दी Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। अब Q नॉट क्या था, Q नॉट वहां पे चार्ज था मेरा किसमें, स्टडी स्टेट में। जो Q नॉट था, Q नॉट मेरा चार्ज था स्टडी स्टेट में। बताओ स्टडी स्टेट में पूरा का पूरा I करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2। फिर हमें मालूम है ये V1 तो ये V1, ये V2 तो ये V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V1 माइनस V2 वो हो जाएगा IR2। तो ये हो जाएगा VR2 अपॉन R1 प्लस R2। Q नॉट की वैल्यू क्या होगी, स्टडी स्टेट में अगर Q नॉट है तो Q नॉट हो जाएगा C इंटू, तो ये हो जाएगा CVR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन हो गई Q इक्वल्स टू Q नॉट। Q नॉट की जगह पुट कर दो CVR2 अपॉन R1 प्लस R2। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट।
अब मैंने क्या बोला, टाइम कांस्टेंट का तरीका क्या है फाइंड आउट करने का, बैटरी को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। अच्छा, बैटरी को अगर प्लेन वायर से रिप्लेस करेंगे तो बताओ R1 R2 क्या होगा, यहां पे V1 यहां पे V2, तो ये R1 ये R2 पैरेलल में, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या कर दो, C कर दो वहां पे। तो जो भी इक्वेशन रहेगी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, तो Q हो जाएगा CVR2 अपॉन R1 प्लस R2 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे होगा R1 R2C, और ऊपर जाके हो जाएगा R1 प्लस R2, और चेक करो इससे पहले यही रिलेशन आया है कि नहीं आया है। क्लियर हो? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका इजी होता है कि हम जनरल इक्वेशन लिखें, स्टडी स्टेट में हम क्यू नॉट चार्ज क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, और एक बार अगर हमें क्यू नॉट चार्ज मिल गया तो फिर हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू C। क्लियर हो इतना? तो जब भी हम RC सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां पे अगर चार्जिंग की बात कर रहा है तो इसी तरह से वहां पे हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वहां पे। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है इसमें IIT में। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है सेम ऐसे ही क्वेश्चन था IIT JEE का 1998 का, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन दिया है, बैटरी है, बैटरी का EMF V, यहां पे स्विच है, स्विच ओपन है, फिर यहां पे वायर, फिर यहां पे वायर। तो इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस पोजीशन को वहां पे उसने आगे पीछे कर दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट इन AB एट एनी टाइम t। तो ये A ये B। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तो कैलकुलेट करना है कैपेसिटर पे चार्ज Q एट एनी टाइम t, और दूसरे में क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट इन AB एट एनी टाइम t, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो मैंने क्या बोला वहां पे, सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखें, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टडी स्टेट लिया, तो स्टडी स्टेट में पूरा का पूरा करंट इसको फॉलो कर रहा था, नहीं फॉलो कर रहा था, तो I की वैल्यू क्या निकल के आ गई थी, I की वैल्यू निकल के आई थी डायरेक्ट V बाय 2R, ये इधर ही था। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे था, तो Q नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी वहां पे C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस था I इंटू R, तो ये था V बाय 2। भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, I इंटू आर, I इंटू आर का मतलब V बाई 2, V बाई 2 पोटेंशियल यहां पे है तो यही V बाई 2 यहां पे होगा, तो Q की वैल्यू हुई CV बाई 2, तो इक्वेशन हो गई थी वहां पे CV बाई 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट का तरीका क्या बताया था, बैटरी को रिप्लेस कर दो एक प्लेन वायर से, देखो यही कि नहीं वहां पे। अब हमने क्या बोला, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, तो ये था 3R बाई 2। देखो इतना नहीं था, R R पैरेलल में R बाई 2, R बाई 2 R के साथ सीरीज में, तो रिजल्ट हो गया था वहां पे 3R बाई 2। वैल्यू पुट करी थी वहां पे, वैल्यू जब पुट करी थी तो Q की वैल्यू आ गई थी CV बाई 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस
2t/3RC। देखो यही चार्ज की इक्वेशन थी कि नहीं थी वहां पे। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है चार्ज कितना है, अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि किसी टी टाइम पे करंट कितना पास कर रहा है। इससे अगर करंट I पास करेगा तो इससे पास करेगा I माइनस आई डैश। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है किसी टी टाइम पे ए बी वायर से कितना करंट पास कर रहा है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पे, तो अब ये बताओ मुझे। एक तो तरीका यहां पे ये है कि हम आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें। आई डैश की वैल्यू क्या थी, आई डैश की वैल्यू थी डी क्यू बाय डी टी। देखो है कि नहीं वहां पे, आई डैश की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू बाय डी टी। चलो कर देते हैं यहां पे। तो आई डैश हो गया डी क्यू बाय डी टी, तो रिजल्ट हो जाएगा सीवी बाय टू था ना, चेक करो रिजल्ट था सीवी बाय टू, और ये वैल्यू आ गई थी कितनी, 0 प्लस 2/3RC इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t/3RC। देखो ये था नहीं था वहां पे, 2/3RC से मल्टीप्लाई किया था तो आई डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी वहां पे, C और C कैंसल आउट हो गया था, 2 कैंसल आउट हो गया था, तो रिजल्ट आ गया था V/3R। देखो है कि नहीं वहां पे, 2 कैंसल आउट हो गया, C कैंसल आउट हो गया, तो आई डैश हो गया V/3R ई टू दी पावर माइनस 2t/3RC। देखो यही हमारा वहां पे इंस्टेंटेनियस करंट था कि नहीं था, V/3R ई टू दी पावर माइनस 2t/3RC। अब आई डैश की वैल्यू मालूम है, आई डैश की वैल्यू मालूम, हमें कैलकुलेट क्या करना है, आई माइनस आई डैश, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज कर लो। किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो यहां पे लिखोगे माइनस आई डैश आर, यहां पे लिखोगे हायर टू लोअर माइनस क्यू बाय सी, यहां पे क्या होगा, यहां पे लिखो प्लस आई माइनस आई डैश इंटू आर इक्वल्स टू 0। टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो आई माइनस आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आई डैश प्लस क्यू बाय आर सी। देखो है कि नहीं, यहां पे आर से डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड कर दो, आई माइनस आई डैश को उधर लेके चले जाओ, तो आई माइनस आई डैश वो करंट है जो ए बी ब्रांच से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। आई डैश की वैल्यू मालूम है, क्यू की वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आई माइनस आई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो जो भी इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में टी की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो तो हमें आई माइनस आई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है आईआईटी में। यानी मैं अगर बोलूं कि अगर इनफैक्ट लास्ट 20 साल में देखोगे तो कम से कम 10 बार आरसी सर्किट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है चार्जिंग का, इसको तुम्हें अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं वहां पे क्वेश्चन। अच्छा, कई बार मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होता है, जैसे इससे पहले हमने एक सर्किट लिया था, बैटरी का ईएमएफ ई,
अब देखो कुछ सर्किट गिवन है यहां पे इस तरह से मैंने 4 क्या किए हैं, आरसी सर्किट ड्रॉ किए हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। तो बताना है कि ये जो चारों सर्किट हैं, इन चारों सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट को हमने क्या डिफाइन किया था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर पे चार्ज 63% आ जाता है, किसका, मैक्सिमम का। तो हमें सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने कि जो भी टाइम कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इनटू C। तो सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट केस की। अब फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला, सबसे पहले बैटरी को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। अच्छा, बैटरी को अगर प्लेन वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में, और हमें कैपेसिटर के अक्रॉस कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो भी R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R/2 इंटू C। चेक करो यही सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सेकंड केस में अगर हम बात करें तो वहां पे फिर से अभी सेम सॉल्व किया था, ये क्लोज था, इसको प्लेन वायर माना था, ये जो दोनों रहेंगे ये दोनों मेरे हो गए पैरेलल में, और ये पैरेलल इसके साथ वहां पे क्या था, सीरीज में। तो रिजल्ट था 3R/2 इंटू C। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, थर्ड केस की बात करें तो बताओ थर्ड केस में टाइम कांस्टेंट कितना आएगा वहां पे। तो चेक करो, वायर को, अब बताओ बैटरी को अगर प्लेन वायर से रिप्लेस करोगे तो यहां पे V बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन गया। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन रहा है, इसका मतलब इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0, करंट 0 इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को यूज है ही नहीं। तो यहां पे केवल इसके क्रॉस देखोगे तो इस रेजिस्टेंस का यूज होगा, तो टाइम कांस्टेंट हो गया वहां पे RC/2। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC/2, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट 3RC/2, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, R इंटू C, सॉरी इसका हो जाएगा वहां पे R इंटू C। इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। अब चौथे केस में ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है, 2001 में पूछता है कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो ध्यान रखना इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट 0 है। अच्छा, क्यों 0 है, क्योंकि मैंने क्या डिफाइन किया था, जब भी हम RC सर्किट की बात करते हैं और चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है कि नहीं। और जब इनफाइनाइट टाइम लगता है तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर को 63% होने में, कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में जो टाइम लगा वही मेरा वहां पे क्या था, टाइम कांस्टेंट था। लेकिन यहां पे अगर हम की को क्लोज करते हैं, किसी टाइम पे इस पे चार्ज +Q, इस पे चार्ज -Q, अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे, बताओ किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे तो यहां पे लिखोगे +E हायर टू लोअर -Q/C इक्वल्स टू 0, Q हो गया C इंटू E। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस इंस्टेंट पे हम की को क्लोज करेंगे उसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया कितने पे, T इक्वल्स टू 0 पे, इसका मतलब है कि फिर वहां पे हम टाइम कांस्टेंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। लिख लो वहां पे। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट है, इस केस में टाइम कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में कैपेसिटर को 63% होने में चार्ज, 63% चार्ज होने में टाइम ही नहीं लगेगा। जिस इंस्टेंट पे हम की को क्लोज करेंगे उसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज की इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या निकल के आ गई, टाइम निकल के आ गई वहां पे। क्लियर। तो जब भी हम RC सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से वहां पे हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब करना क्या है, जो भी मॉड्यूल है या फिर जो भी तुम्हारे पे लास्ट 20 इयर्स के अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, तो अनसॉल्व क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन होंगे चार्जिंग के। एक बार ऐसा ही पूछा जा चुका है कि R लगा है, C लगा है, बैटरी लगी है, और एक प्लेट पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं।
तो वो भी क्वेश्चन है 2003 या 2004 का, तो वो क्वेश्चन देखना है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया है और बाद में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, या फिर ऐसा कुछ पूछा गया है वहां पे कि बैटरी का पोटेंशियल इतना है तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होने टाइम कितना लगा है। तो अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में और जो भी लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन दिए हैं, सिंगे जो भी बुक है उसमें जो भी आरसी सर्किट के चार्जिंग के क्वेश्चन है केवल वो सॉल्व करना है। अभी डिस्चार्जिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें केवल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वहां पे क्या करना है, कंसिडर करना है। क्लियर। और क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे दोनों मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करना। क्लियर। तो इतना नोट डाउन कर लो, अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे किसकी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर।